गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक और मैं आपकी स्पेशलाइजेशन की फैकल्टी हूँ। हमने सुपरवाइज़र का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम स्पेशलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि हम यूनिट 6 तक पहुंच गए हैं। अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर्स देखने हैं, हमने जो है वो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और अब हम यूनिट 6 कर रहे हैं। तो ये चारों यूनिट्स आपके कंप्लीट हैं। थर्ड और फोर्थ यूनिट और फर्स्ट और सेकंड के भी आपको लेक्चर्स यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। और जो हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं उनको जो है साथ साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। ठीक है, अगर आप ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टारगेट जेके एग्ज़ाम की जो हमारी ऐप है आप उससे डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहाँ पे सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो सुपरवाइज़र का हो, नायब तहसीलदार, जेके पीएससी की प्रीलिम्स, जितना भी हमारे पास यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो हम जो है यूनिट 5 जो है, आप बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो यूनिट 5 जो है वो साहिल सर खुद इसको लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यूनिट 6 पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके साथ तो हमारा पूरा यूनिट जो है स्पेशलाइजेशन का, जो आपका 60 मार्क्स का है, वो आपका सिक्योर हो गया है। ठीक है, अगर आप मतलब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखेंगे तो आप आराम से ये 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो है यूनिट 6 के अंदर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स पढ़ लिया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर भी पढ़ लिया था। आज हमारा जो स्टार्ट करना है वो हमने ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। जब हम ये सारा पढ़ लेंगे ना, एक बार ये सारा पढ़ने के बाद उसके बाद हम फर्स्ट सब यूनिट को देखेंगे, क्योंकि ये सारा पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट सब यूनिट समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये टॉपिक भी छोटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको इसमें क्या करना है। ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी के साथ जो स्कीम्स हैं, हमें ज़्यादा ध्यान स्कीम्स पे देना है। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। देखिए ओल्ड एज और डिसेबिलिटी का जो टॉपिक है, ओल्ड एज यानी जो बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं, और डिसेबिलिटी यानी जो लोग डिसेबल होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांगजन भी कहते हैं। तो ये दोनों जो सेक्शंस हैं इनको हम वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वुमेन भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं। तो इस तरह से वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको स्पेशल जो है स्ट्रेस और केयर की ज़रूरत है। हमें इनकी प्रॉब्लम्स पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है ताकि इनका जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो अलग अलग से हम इसकी स्कीम्स लेके आए हैं। देखिए ओल्ड एज के बारे में तो ज़्यादा कुछ आप तो जानते ही हैं। ओल्ड एज क्या होता है कि वो लोग जो 60 प्लस हैं, ठीक है, खासकर बोला जाता है कि जो लोग 60 प्लस हैं उनको जो है रिटायरमेंट जिनकी एज होती है तो वहाँ पे वो ओल्ड एज में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है, वो कहता है कि 9% जो है एल्डरली जो है इंडिया के अंदर हैं 2011 में। ठीक है, 2011 में कितने हैं, 9% लोग जो हैं वो इस जो है वो 9% लोग हैं जो बिल्कुल एडल्ट से हैं या फिर एल्डरली एज ग्रुप में हैं, और ये जो है 18% तक पहुंच जाएंगे 2036 तक। ठीक है, अभी देखिए इसको ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो है वो पॉपुलेशन जो है इसके बाद स्टेबलाइज होने लगेगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का वो कम होता जा रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट को। ठीक है, मतलब मोर्टेलिटी रेट, सॉरी, जो आपका ये जो आपका डेथ रेट है, फॉर एग्जांपल जो कितने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, डेथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेथ रेट इंडिया में कम क्यों होता जा रहा है, तो उसके बहुत से कॉजेज़ हैं। मेन कॉज तो मेडिकल फैसिलिटीज़ का है। ठीक है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद हमारा जो पूरा जो फोकस है वो हम बर्थ्स पे दे रहे हैं, कि जो मतलब मैटरनल केयर पे दे रहे हैं, या फिर जो न्यू नेटल डेथ्स होती थी इंडिया के अंदर हम उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ
करने में हमारा डेथ रेट जो है कहीं ना कहीं कम हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है यानी 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है वो अब हमें बढ़ते हुए नज़र आएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें एल्डरली पॉपुलेशन में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जापान की है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जापान के अंदर जो है एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यंग जनरेशन कम है लेकिन एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा। उसका रीज़न क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी के कारण लोगों का डेथ रेट थोड़ा सा कम हो गया है, जिसकी वजह से जापान को हम कहा जाता है कि यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, यंग जनरेशन से ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी जो है माना जाता है कि 18% तक 2036 में पहुँच जाएगी। ठीक है, देखिए उसका जो 2 कारण है मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बताया कि पहले 65 और 60 ईयर्स थी और अब कहीं ना कहीं 72 ईयर्स तक ऑन एवरेज हो गई है। यानी एक इंसान जो है इंडिया में ऑन एवरेज 72 या 70 ईयर्स तक रहता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद लो फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से न्यू बोर्न जो है वो कम हो जाएंगे और एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये दोनों कॉजेज़ जो हैं इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन एजिंग की बढ़ सकती है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। क्लियर हो गया कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। उसके बढ़ने के 2 कॉजेज़ हैं। कौन कौन से कॉजेज़ हैं? एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और लो फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है जिसकी वजह से नई बर्थ्स जो हैं थोड़ा सा कम हो रही है। क्योंकि हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था तो हमने बर्थ रेट यानी बच्चे जिस तरह जन्म लेते हैं उस वक्त, तो हम वहाँ पे हमने कल तो पूरा परसों पूरा टॉपिक इस पे था फैमिली प्लानिंग पे। तो वहाँ पे लो फर्टिलिटी रेट होने के कारण हमारा एजिंग पॉपुलेशन जो है अब कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है एक टाइम के बाद। देखिए एजिंग पॉपुलेशन से प्रॉब्लम क्या आती है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अगर एज लोग ज़्यादा होंगे, ओल्ड एज लोग ज़्यादा होंगे, उसका नुकसान क्या होगा कि ये काम नहीं करते ना, तो ये हमारे लिए पोटेंशियल नहीं होता। एक कंट्री के लिए ये एज ए पोटेंशियल काम नहीं करते, तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि इकॉनमी के लिए इट इज़ मोर लाइक ए बर्डन देन ए पोटेंशियल। ठीक है, तो इसलिए एक लेवल तक अगर एजिंग पॉपुलेशन रहे तो वो एक कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट भी होती है, लेकिन अगर एक लेवल के बाद वो क्रॉस कर जाए तो वो उस कंट्री का पोटेंशियल को हार्म करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो अभी तक तो ठीक है लेकिन ये बढ़ भी सकता है एजिंग पॉपुलेशन का अगर हमारा फर्टिलिटी रेट इसी तरह से कम होता गया। ठीक है, जापान इसमें एक एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है इस प्रोविजन के साथ, दैट इज़ आर्टिकल 41। आपको याद रखना है आर्टिकल 41 जो है उसमें कहा गया है कि सिक्योरिंग राइट्स टू पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज यहाँ मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट का जो है ये डीपीएसपी है। ठीक है, ये डीपीएसपी है तो इसमें जो है गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है तो कि वो क्या करे, पब्लिक असिस्टेंट प्रोवाइड करे किससे, ओल्ड एज लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 41 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एजिंग पॉपुलेशन की इंडिया में। देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं आनी चाहिए। तो ये तो हमारे घर की, डेली, मोहल्ले की और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो है नेग्लिजेंस बाय किड्स। ठीक है, एक एज के बाद जो है वो जो हमारे ओल्ड एज जनरेशन होती है वो कमा नहीं सकती, तो बच्चों की तरफ से उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट कम अप एंड गवर्नमेंट came with some schemes and programs to help that particular age section। ठीक है, तो उस तरह से जनरेशनल गैप भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो अगली नस्ल होती है और जो पुरानी नस्ल होती है उनके बीच में गैप होता है जिसे हम जनरेशनल गैप कहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल गैप होता है जिसकी वजह से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उस तरह से हम देखते हैं कि लॉनलीनेस एक प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, देखिए सबसे ज़्यादा तो हेल्थ इश्यूज़ तो रहते ही हैं। हेल्थ इज़ द बेसिक थिंग। हेल्थ इश्यूज़ में तो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज को प्रॉब्लम होती है वो हेल्थ इश्यूज से ही होती है, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस की है। क्यों, मैंने आपको बता दिया कि एक तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, उन पे जनरेशनल गैप भी है, वो अकेले रहते हैं और उससे उनकी मेंटल कंडीशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं ही। रिटायरमेंट के बाद देखिए जो है गवर्नमेंट जो है वो अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है एक पेंशन के तौर पर जो है प्रोवाइड करती है ओल्ड एज को, ताकि
उन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी एनजीओज़ काम करती हैं। हम देखते हैं कि हमारी डेली बेसिस पे ओल्ड एज होम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड एज होम्स होते हैं उन लोगों के लिए जो इनके घर नहीं होते या जिनके बच्चे जो हैं वो उनको संभाल नहीं पाते, तो इस तरीके से ओल्ड एज होम्स जो हैं वो एनजीओज़ के हेल्प से बनाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक नेशनल पॉलिसी लाई है, ठीक है। नेशनल इतनी हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ गई कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे ओल्ड एज लोगों के लिए, ठीक है। और ये जो नेशनल पॉलिसी है आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल पॉलिसी जो ओल्ड एज लोगों के लिए 1999 में आती है, ठीक है। और ये एक स्टेप था टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। जब भी हम जितनी भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो वुमेन के रिलेटेड हो, चाइल्ड के रिलेटेड हो, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का योगदान रहता ही रहता है। तो यूनाइटेड नेशन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जहाँ पे हमें हर तरह के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के किसी ना किसी कन्वेंशन या प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ लेके आए हुए हैं, ठीक है। वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर 1999 को ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया। अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, 1999 को ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, जो है हमारे पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो फिर 1999 में ही हमने अपनी एक ओल्डर लोगों के लिए एक पॉलिसी लेके आ गए, ठीक है। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर सोशल नेशनल पॉलिसी के अंदर हो गया क्या, बस वही सब होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट को कैसे प्रोवाइड करना है, फूड सिक्योरिटी कैसे देनी है, हेल्थ केयर कैसे करनी है और अदर नीड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें इनको, ठीक है। पेंशन प्रोवाइड करें या किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, एनजीओज़ के थ्रू हो, फूड सिक्योरिटी हो, क्योंकि जितना ही एक बच्चे को अगर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वैसे ही ओल्ड एज जो लोग होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत होती है। तो हम फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, उस तरह से हम हेल्थ केयर पे ध्यान देंगे और अदर नीड्स पे, ठीक है। तो देखिए उससे आगे जो है एक स्कीम आती है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये आपके लिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम, ठीक है। NSAP भी इसको कहते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम स्कीम। क्या होती है, तो ये एल्डरली लोगों के लिए या विडो वुमेन या डिसेबल्ड पर्सन के लिए पेंशनरी स्कीम है ये, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी है, ताकि आगे जब हम डिसेबिलिटी की स्कीम्स पढ़ें तो वहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे इसको, आप समझ जाइएगा कि ये जो है ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम स्कीम जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए भी आती है, ठीक है। अब आपको इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आप नाम सुन के ऐसा ना लगे कि यार ये तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। और यहाँ पे मेंशन की गया है कि BPL फैमिलीज़ जो होंगी खासकर उन्हें, उसमें जो विडो औरतें हैं या ओल्ड एज लोग हैं या जो डिसेबल लोग हैं उन्हें प्रॉपर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये नेशनल जो हमारे पास सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था जो स्कीम लाई गई उसके द्वारा। देखिए आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स और कंपोनेंट्स काम करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सबके लिए है, एल्डरली के लिए भी है, विडो के लिए भी है, डिसेबल्ड पर्सनस के लिए भी है, पेंशनरी स्कीम है, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ छोटी छोटी स्कीम्स और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ठीक है। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसकी मिनिस्ट्री, आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। तो वाया वंदना योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। इसके अंदर पेंशन स्कीम है फॉर अनसर्टन, यानी पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है, अनसर्टन फ्यूचर के लिए, ठीक है। सीनियर सिटीजन्स जो हैं 60 साल से जो ऊपर हैं उनको ये जो है पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये LIC जो है इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे इसका बहुत ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पेंशनरी स्कीम है जो ओल्ड एज लोगों के लिए लाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस, ठीक है। देखिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस क्या है कि ये यहाँ पे बात करता है कि
ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा सिटीजन्स की, ठीक है। ये फूड, शेल्टर और मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, किसमें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय वायुश्री योजना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, दैट इज़ राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ठीक है। राष्ट्रीय वायुश्री योजना जो है अगेन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये डिसेबल, ओल्ड एज और BPL सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये भी याद रखना कि सबके लिए नहीं है, BPL में जो खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो सिटीजन्स हैं उनके लिए और डिसेबल लोगों के लिए भी ये है, ठीक है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ठीक है। उसके बाद आता है समपान प्रोजेक्ट। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है समपान प्रोजेक्ट क्या है। ये 2018 के अंदर आया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन पेंशन एंड पेमेंट सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो पेंशनर्स थे उनके द्वारा, और पेंशन जो है सीधा बैंक अकाउंट्स में आएगी, ठीक है। उस तरह से एक सेक्रेट पोर्टल, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्रेट पोर्टल। सेक्रेट पोर्टल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा लाया गया और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जॉब और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। कौन, ओल्ड एज लोग। यानी आप देखिए ओल्ड एज लोगों को जो है, मैंने आपको बताया कि उनको काम की बड़ी परेशानी आती है, वो बर्डन बन के रह जाते हैं अपनी फैमिली के ऊपर, फाइनेंशियल असिस्टेंस इतना नहीं होता। अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये क्या करेंगे, सेक्रेट पोर्टल में जाएंगे। और सेक्रेट पोर्टल जो है ये है ही इसीलिए कि आपको काम, अगर आप ओल्ड एज हैं तो आपको काम ढूंढने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक एल्डर लाइन हेल्पलाइन नंबर भी है 2021 में। तो ये बेसिकली एक नेशनल हेल्पलाइन है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। ये नंबर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपके आसपास में कोई नहीं है, तो आप इस हेल्पलाइन को यूज़ करके आप हेल्प अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्कीम आती है वो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज 2021 में आती है। इसको सेज भी कहा जाता है। तो सेज बेसिकली क्या है, सेज है, क्या बताया मैंने आपको, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस एंड सर्विसेज फॉर वेलफेयर ऑफ एल्डरली, ठीक है। ये ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, उन प्रोडक्ट्स, उन प्रोसेस और उन सर्विसेज पे जो है उनकी हेल्प करता था जो एल्डरली के वेलफेयर के लिए हों, ठीक है। तो बेसिकली से स्कीम 2021 में लाएगी, किसके लिए, एल्डरली वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखते हैं अब जो इंपॉर्टेंट स्कीम है जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर आती हैं, अंतर्गत आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। इंदिरा गांधी का तो नाम आपको पता ही है, इंदिरा गांधी, ठीक है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखिए अब बहुत सी स्कीम्स हैं या बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बात यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ कि जो नाम होते हैं ना स्कीम्स के, आप उन्हें दिमाग में बैठा लीजिए तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहीं से याद आ जाएंगी। जैसे इंदिरा गांधी तो आपको याद है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अब इसमें आपको नाम से ही पता चल गया, पहले तो ये नेशनल स्कीम है, दूसरा ये ओल्ड एज लोगों के लिए है, तीसरा ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड एज लोग हैं, देखिए इसमें ओल्ड एज लोगों के लिए भी है, विडोज़ के लिए भी प्रोविजन है और डिसेबल्स के लिए। देखिए जब हम डिसेबल्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैं अलग से कुछ स्कीम्स कराऊंगी, लेकिन डिसेबल्स में बहुत सी स्कीम्स हैं जो ओवरलैप करती हैं, तो ये उनमें से एक है। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है इंदिरा गांधी, इसमें डिसेबल्स भी आते हैं, ठीक है। बेसिकली नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ये सारे आते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं जैसे आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ कि एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में विडो के लिए भी प्रोग्राम है, ओल्ड एज के लिए भी है और उसके बाद डिसेबल्स के लिए भी है, ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड एज के लिए है उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS, ठीक है। तो इसमें पर्सन जो है इसमें BPL को होना चाहिए और इसमें कहा जाता है कि मतलब बेनिफिशरी को अगर पॉवर्टी लाइन जो अगर आप 60 से 80 साल के बीच में हैं तो आपको पहले तो था कि 200 रुपया पर मंथ और कहीं ना कहीं इसको फिर 1000 रुपया पर मंथ कर दिया गया, ठीक है। तो अभी 1000 रुपया पर मंथ जो है आपको मिलेगा अगर आप मतलब एक एज ग्रुप से ऊपर हैं, ठीक है, 60 से 80 साल के ऊपर हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखते हैं कि देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, याद रखना है आपको, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स किसके लिए लाई गई थी, विडो के लिए लाई गई थी, ओल्ड एज के लिए और डिसेबल के लिए। ओल्ड एज के लिए हमने पढ़ लिया क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज
पेंशन स्कीम, ठीक है, ये ओल्ड एज के लिए था। वैसे ही डिसेबल लोगों के लिए भी था। डिसेबल लोगों का नाम क्या था, IG इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये डिसेबल लोगों के लिए आगे डिसेबिलिटी स्कीम्स में हम देखेंगे तो ये IG NDPS, इसके अंदर भी जो है BPL, ये भी BPL लोगों के लिए था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं स्पेसिफिकली, अगर उनको कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, अगर वो 18 साल से 80 साल के बीच में हैं तो उनको जो है 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है, 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो ये डिसेबिलिटी वालों के लिए, ठीक है। उसी तरीके से विडो के लिए भी है। विडो के लिए आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, ठीक है, याद हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर ये तीनों सेक्शंस आती हैं खासकर, ठीक है। तो इस स्कीम के अंदर भी क्या होगा कि अगर आप 40 से 80 साल के बीच में हैं, अगर आप BPL फैमिली से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये स्कीम काम करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि यहाँ पे पेंशन्स की ज़्यादा जो मतलब हमारे जो एल्डरली लोग हैं, यहाँ पे हमने इनकी पेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हमने सोचा कि पेंशन अगर हम इनको कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, मतलब देते रहें तो पेंशन इनके बहुत हेल्प आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो बेसिक है वो जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक दो चीज़ें और मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि एक होता है कंट्रीब्यूटरी, ठीक है, एक कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, इसको हम CSS भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। अब कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर क्या होगा, देखिए आपको इसमें इतना प्रोविजन इसका आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि ये स्कीम किसके रिलेटेड है। तो इसका जो बेसिकली एम क्या था कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मार्जिनल ग्रुप्स को, ठीक है, इनकम डिपार्टमेंट या इसमें क्राफ्ट्समैन या जितने भी जो लोग हैं मार्जिनल वर्कर्स, उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें जो है 300 रुपया हो या 200 रुपया दिया जाएगा बेनिफिशरीज को, ठीक है। उसी तरीके से एक स्कीम है आम आदमी बीमा योजना स्कीम, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, आम आदमी बीमा योजना, ठीक है। बीमा योजना स्कीम जो है, ये भी स्कीम जो है ये मतलब डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है मार्जिनल सेक्शंस को, ठीक है। तो इस तरीके से इनको मतलब जो है वो मतलब अगर कोई डेथ हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको आम आदमी बीमा योजना मिलता है, ठीक है, खासकर वर्कर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो यही हैं, ठीक है। चलिए आगे हम डिसेबिलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से पढ़ते हैं। जो स्कीम्स 2-3 स्कीम्स तो कॉमन हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, मैंने आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया, ठीक है, ये वाली स्कीम, ठीक है। उस तरह से ऊपर भी हमने एक दो जगह देखा कि डिसेबिलिटी की कुछ कॉमन स्कीम्स हैं जो ओल्ड एज और डिसेबिलिटी के लिए इकट्ठे लाई जाती हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स अलग से हैं, इसलिए हम डिसेबिलिटी को अलग से देखते हैं। देखिए डिसेबिलिटी स्कीम्स में हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी स्कीम्स में कहता है कि देखिए सबसे पहले डिसेबल लोग होते कौन हैं, ठीक है। डिसेबल लोग, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट राइट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ इस राइट को याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, राइट्स ऑफ पर्सन, ठीक है, विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। कब आया था, 2016 में आया था। इसमें ये कहता है कि डिसेबल कौन है। देखिए अगर किसी को सर में चोट आ गई है, क्या वो डिसेबल है? अगर किसी की टांग टूट गई है, क्या वो डिसेबल है? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई कि डिसेबिलिटी बेसिकली होती क्या है और कौन होंगे जो डिसेबल होंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट, देखिए पहला वर्ड है लॉन्ग टर्म, यानी आपको जो है बहुत अरसे से कोई प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म है, यानी अगर आप बचपन से जो है चल नहीं सकते तो ये लॉन्ग टर्म है। अगर आपकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को जो है हार्म कर रहा है तो वहाँ पे ये डिसेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो यहाँ पे ये डिसेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि डिसेबिलिटी क्या होती है। अगर आपको ये पूछा गया कि डिसेबिलिटी क्या होती है तो इसमें लॉन्ग टर्म जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग टर्म और अगर आपके फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल और सेंसरी एबिलिटीज़ पे इफेक्ट हो रहा है तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है और आप डिसेबल कहलाएंगे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं कि 4 कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं। एक है बिहेवियरल और इमोशनल, ठीक है। अगर आप मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बिहेवियरल या इमोशनल, या सेंसरी इम्पेयर्ड डिसऑर्डर्स हैं, सेंसरी इम्पेयर्ड यानी अगर आप सुन नहीं सकते, अगर आपको थोड़ा सा सेंसरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, फिजिकल इश्यूज हैं जैसे आपकी टांग किसी की अगर नहीं मतलब काम कर रही सही से, बाजू नहीं या किसी और तरह से। एक होता है डेवलपमेंटल यानी
अगर आपकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट हाइट रह गए, आप किसी तरह से उस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो 4 कैटेगरीज़ की डिसेबिलिटीज़ ओवरऑल हम ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। हम इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया के अंदर 5 से 8% लोग जो हैं डिसेबल हैं, ठीक है। उस तरह से नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है इंडिया के अंदर 4.5 यानी तकरीबन 5% लोग डिसेबल हैं। और 2011 का सेंसस कहता है कि इंडिया के अंदर 2.21% पॉपुलेशन जो है डिसेबिलिटी का शिकार है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों का अलग अलग फिगर है। ऑन एवरेज आप 5% रख सकते हैं कि 3 से 5% हमारे यहाँ पे डिसेबिलिटी है, ठीक है। उस तरह से हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको बताया कि कहीं भी हो तो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हर तरह की वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आती है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने जो है कन्वेंशन जो है साइन की राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2007 के अंदर। तो इंडिया के अंदर, इंडिया जो मैंने आपको बताया था रेटिफाई करने का, जब कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन को रेटिफाई करती है तो हमें नेशनल लेवल पे भी उस कन्वेंशन में जो फीचर्स दिए होते हैं हमको अपनी नेशनल लेवल पे भी उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 41, ऊपर भी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 41 जो है ये डीपीएसपी है, ठीक है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डीपीएसपी क्या होती है, इसे हमने हर टॉपिक में हर अलग अलग डीपीएसपी पढ़ी हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपीएसपी से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है। हमने चाइल्ड में, वुमेन में, ओल्ड एज में, बेगरी में, ट्रैफिकिंग में, जहाँ जहाँ भी हमने एक एक डीपीएसपी पढ़ी है आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आर्टिकल 41 जो है हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डिसेबिलिटी के लिए भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबिलिटीज़ को राइट कहाँ मिला है, तो 41 के थ्रू मिलता है। वैसे ही ओल्ड एज वालों को भी जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टाइम टू टाइम जो है वो काम करेगी अनएम्प्लॉयमेंट पे, ओल्ड एज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ओल्ड एज लोगों पे, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। इस पे मतलब प्रोविजंस बनाती रहेगी, ठीक है। उनकी एजुकेशन के लिए, उनके वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए पब्लिक असिस्टेंस जो है देती रहेगी, ठीक है। तो 41 जो है उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब ये आपने याद रखना है कि ये स्टेट लिस्ट में है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कौन राइट्स बना सकता है रिलेटेड टू डिसेबल्स, तो जो रिलीफ पैकेज वगैरह प्रोवाइड होता है, तो ये ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट लिस्ट में है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इन पे राइट बनाती है, इन पे जो है लॉज बनाती है और इन्हें रिलीफ पैकेजेस देती है। तो स्टेट लिस्ट में जो है डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में मेंशन है। और आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल, ठीक है, डिसेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल मिनिस्ट्रीज़ पे मैं आपको जो है पिछले लेक्चर में भी जो मैंने लिया था, बेगरी का लिया था, उससे पहले भी मैंने जो 1-2 लेक्चर्स लिए, मैंने मिनिस्ट्रीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि ऊपर वाले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे 3rd और 4th यूनिट के, उसमें सीधा सीधा था, उसमें वुमेन की जो मिनिस्ट्री होगी वो वुमेन के उसमें होगी, बच्चों की तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि जैसे आपको याद रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस करा रहा है, या रूरल डेवलपमेंट कहाँ काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ काम कर रहा है। तो ये 2-4 मिनिस्ट्रीज अलग अलग तरीके से कहाँ काम कर रही हैं, आपको ये ध्यान में देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो डिसेबल लोगों का जो है इसमें कवर करती है इसको, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि एक कुछ मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम, पॉलिसीज़ और कुछ स्टेप्स लिए गए। अब हम थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आए। देखिए जैसे यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एक पोर्टल खोला गया बेसिकली यूनिक, आप नाम से देखिए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मकसद क्या था कि इन्होंने बोला कि ऑनलाइन जो है आप अपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अपलोड करिए। जितने भी फिज़िकली डिसेबल लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, वो जो है ऑनलाइन जो है वो अपने आप को बताएंगे कि
कि हम जो है डिसेबिलिटी के बारे में, तो इसका जो हमें फ़ायदा होगा वो क्या होगा कि हमारा एक नेशनल डाटाबेस बन जाएगा। नेशनल डाटाबेस यानी ऑल इंडिया लेवल पे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, लोग कितने कितने किस किस डिसेबिलिटी का शिकार हैं। ठीक है, तो हमने एक ये पोर्टल बनाया जिसका मकसद था कि एक नेशनल डाटाबेस बनाना। ठीक है, तो इसमें जो है एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इशू होगा। ठीक है, जिन लोगों को डिसेबिलिटीज़ होती हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, उनको एक कार्ड भी इशू होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनको गवर्नमेंट को इन लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी सर्विस इजी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। देखिए 1995 में सबसे पहले हमने एक एक्ट बनाया था पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसको बाद में रिप्लेस किया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जो हमने पहले पढ़ा शुरू में ना लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि बेसिकली राइट्स ये वाला, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 वाला जो एक्ट है, इसी ने बताया था कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो है हमने इसी के थ्रू पढ़ी थी। ठीक है, तो वैसे ये कहते हैं कि 1995 का एक एक्ट था, उसको रिप्लेस किया 2016 में, इसका नाम हमने रखा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चेंजेस देखते हैं जो हमने की। यहाँ से आपको क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं। ये कहते हैं कि पहले ना 3% रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट जॉब्स में, अब हमने कितनी कर दी 2016 में, 4%। कहते हैं पहले 3% इनको रिजर्वेशन थी हायर एजुकेशन में, ये जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी के साथ, अब 5% कर दी। तो इस एक्ट के अंदर हमने ये चेंजेस लाए। और कौन कौन से चेंजेस लाए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसेबिलिटी की जो टाइप्स थी ना, वो हमने 7 से इंक्रीज़ करके 21 कर दी। ठीक है, यानी अगर इस वक्त आपको कोई पूछे कि कितने टाइप ऑफ डिसेबल्स हैं जो गवर्नमेंट जिन्हें मानती है, तो वो 21 हैं। ठीक है, 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जिन्हें गवर्नमेंट सैंक्शन करती है। तो 21 में वो आपका मतलब ब्लाइंडनेस आ जाता है, हेयर इम्पेयरमेंट आता है, पार्किंसन आता है, बहुत सी चीज़ें, वो 21 की एक पूरी लिस्ट है। तो आपको ये नंबर याद रखना है, आपसे नंबर पूछा जाएगा कि 21 कौन कौन से देखिए अगर आपको इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है ना, फिर वहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती। लेकिन जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको, अगर आपको उनमें से कोई एक है तो आपको ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, 4% है, आपको याद रखना है, 4% है गवर्नमेंट जॉब्स में, 5% है हायर एजुकेशन में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी कंपेन्स हैं जो टाइम के साथ लाई गई हैं। देखिए जैसे असेसेबल इंडिया कंपेन है। देखिए असेसेबल इंडिया कंपेन यानी लोगों को जागरूकता दी जाएगी कि डिसेबल के साथ कैसे बिहेव करना है, या फिर जितनी भी सर्विसेज हैं वो इनको असेसेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, देखिए दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, रिहेबिलिटेशन करना। इसको रिहेबिलिटेशन हम कैसे करेंगे, हम फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे एनजीओज़ को, और एनजीओज़ जो हैं वो आगे फर्दर जो है डिसेबल जो लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। ठीक है, उस तरह से एक है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लाइंसेस। देखिए इसमें जो आप जानते हैं ना, इसमें छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे एटीएम होता है ना, तो एटीएम के बाहर बोला गया कि अगर आप एटीएम का ये है तो बाहर आप इस तरह के, ये तो सीढ़ियाँ होती हैं लेकिन साथ में ऐसे एक स्लैंटिंग सा वो बना होता है, तो इस तरह का जो पाथ है ना, बोला गया कि हॉस्पिटल्स में, एटीएम्स में या फिर हर जगह बनाया जाए। क्यों, क्योंकि फिर जो व्हील चेयर वाले लोग हैं वो आराम से स्लाइड करके ऊपर जा सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स में अब वो इस तरह से एक स्लाइडिंग जो एक स्टेयर्स होती हैं ऐसे ना, स्लाइडिंग वो ऐसे बना होता है, तो वो होता किसके लिए है, हॉस्पिटल्स में। हम हर जगह आप देखते हैं अब मॉडर्न जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जो लोग चल नहीं सकते वो व्हील चेयर के थ्रू जाएंगे। तो उस तरीके से यही इसका मकसद था कि हम ऐसे एड्स और अप्लाइंसेस फिट करें ताकि जो डिसेबल लोग हैं उन्हें कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट जो भी जगहों पे जाएं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इसका मकसद ये था। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लास्ट पे पढ़नी है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप किसी भी तरह से डेज़ को मिस नहीं कर सकते, आपको डेज़ तैयार करने ही करने हैं। तो ये है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को नेशनल लेवल पे भी हम जो है पर्सन्स विद डिसेबल जो डे है हमारा, हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी 2023 में आपको पता है ना कि 3 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो द्रौपदी मुर्मू है उनको चीफ ऑफ गेस्ट मतलब बुलाया गया था और वहाँ पर उन्हें कुछ अवार्ड्स भी दिए थे। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इसे। तो ये नेशनल लेवल पे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 दिसंबर को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला
एक सेकेंड गाइस। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम्स। और अगला जो टॉपिक है, ये हम एक ही सिंगल लेक्चर में पोषण अभियान, पोषण ट्रैकर, वाटिका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेके आएंगे। तो ये अब आपका थोड़ा सा ही बचा है, मतलब इसमें आपके कुछ दिनों में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ रहा ही नहीं है। तो आपका 6th यूनिट जब कंप्लीट होगा तो आपका तकरीबन 95% सिलेबस जो है, एज़ पर जिस तरीके से हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था, हम अपना पूरा लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं, आपको इसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।